हेलो टू ऑल, होप सो यू ऑल आर वेल देयर। आज हम लोग एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर। दिस इज द पार्ट 5। 4 पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर दिए हैं। उनको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, उन्हें देखिए। पहला क्वेश्चन है, डीएनए की रीढ़ की हड्डी बनी होती है। आप सब जानते हैं कि जब अपने डीएनए पढ़ते हैं तो डीएनए तो सभी लोग जानते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर तो अपन ने क्लास 8 9 से देखा है। तो डीएनए की रीढ़ की हड्डी किसकी बनी होती है? डीएनए में बहुत सारी रचनाएं होती है ना। शुगर भी होते हैं, फॉस्फेट भी होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें होती है। तो डीएनए की रीढ़ की हड्डी किसकी में, मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसकी बैकबोन क्या है? जिस तरीके से हमारे शरीर का जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं, हम सीधे इसलिए खड़े रह पा रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे क्या है, बैकबोन है। तो वैसे ही जो डीएनए का एक पिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो वो डीएनए की रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है? शुगर को, फॉस्फेट को, या विकल्प ए व दोनों, शुगर और फॉस्फेट दोनों को, या नाइट्रोजन बेस को? तो आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए की जो बैकबोन है वो शुगर भी है, फॉस्फेट भी है। तो विकल्प ए और बी दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है दैट मस्ट बी सी। आरएनए में राइबोस शर्करा की सेकंड पोजीशन पर कौन सा अतिरिक्त समूह होता है? तो आपने पढ़ा होगा, जब अपने आरएनए पढ़ाते हैं क्लास में तो राइबोस शुगर पढ़ाते हैं, डीएनए पढ़ाते हैं तो डीऑक्सीराइबोस शुगर पढ़ाते हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर में एक ही फर्क है कि जो आरएनए के अंदर जो राइबोस शुगर होती है उसकी सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है। सबने स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने यदि डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको जरूर आपने राइबोस शर्करा का स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा। तो आरएनए में जो राइबोस शर्करा की सेकंड पोजीशन के ऊपर कौन सा अतिरिक्त समूह है जो कि वहां पर नहीं है डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर, ठीक है? तो वहां पर केवल क्या होता है? एच ही होता है, यहाँ पर OH है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो होना चाहिए सी, दैट इज OH ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 3, क्रोमेटिन का भाग। देखिए, क्रोमेटिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लाइटली स्ट्रेन्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमेटिन डार्कली स्ट्रेन्ड होता है, गहरा अभिरंजित होता है, और याद रखना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो क्रोमेटिन का वह भाग जो कि सघन रूप से बंधा होता है, डेंसली पैक्ड होता है, गहरा अभिरंजित डार्कली स्ट्रेन्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शनली क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन है? यूक्रोमेटिन। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कौन है? तो वो हेट्रोक्रोमेटिन है। उसका नाम क्या है? तो हमेशा याद रखना वो कौन होता है? हेटेरोक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन का वह भाग जो डेंसली पैक्ड होता है, जो गहरा अभिरंजित होता है और जो अनुलेखनीय रूप से निष्क्रिय रहता है, वो कौन है? हेटेरोक्रोमेटिन है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका स्पष्ट प्रमाण किसने दिया था? तो वैसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। ग्रिफिथ ने भी अपना कंक्लूजन दिया था, एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी ने भी बताया था, हर्शे एंड चेज या मेंडल व वॉटसन। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब 100% प्रूफ जो दिया था वो दिया था हर्शे और चेज ने, जो कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने याद है बैक्टीरियोफेज को लेकर और किया था, जीवाणुभोजी को लेकर जीवाणुभोजियों को लेकर, और उन्होंने क्या किया था? ये टेस्ट किया था। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका स्पष्ट प्रमाण किसने दिया? हर्शे और चेज ने। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो होना चाहिए सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम आनुवंशिक पदार्थ था। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो आपको डीएनए और आरएनए 2 आनुवंशिक पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? ज्यादातर जीवों में डीएनए होता है, कुछ जीवों के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो क्वेश्चन ये कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा था? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो था वो डीएनए था या आरएनए था? तो ऑलवेज रिमेंबर, आपकी क्लियर कट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन था? आरएनए था, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 6, लेकोपेरोन में कितने रेगुलेटरी जीन और कितने स्ट्रक्चरल जीन उपस्थित होते हैं? ठीक है, संरचनात्मक जीन जिनको की कहते हैं। तो लेकोपेरोन में कितने नियामक जीन होते हैं? तो नियामक जीन तो भाई एक ही होता है, रेगुलेटरी जीन तो क्या होता है? एक ही होता है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। आपने सुना होगा ना,
I फॉर रेगुलेटर जीन, P फॉर प्रमोटर जीन, O फॉर ऑपरेटर जीन। तो I जो होता है वो रेगुलेटर जीन तो भाई एक ही होता है ना, और जो संरचनात्मक जीन होते हैं वो कितने होते हैं? 3, Z, Y और A। याद है संरचनात्मक जीन कितने होते हैं? Z, Y और A। तो लैकोपेरोन में कितने रेगुलेटरी जीन है? तो रेगुलेटरी जीन तो होता है एक और संरचनात्मक जीन होते हैं 3। ये देखो 1 व 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है बी। एक रेगुलेटर जीन जिसको I से डिनोट करते हैं वो होता है, और संरचनात्मक जीन 3 होते हैं Z, Y और A। लैकोपेरोन का रोधक प्रोटीन किससे जुड़ता है? लैकोपेरोन का रोधक प्रोटीन, देखिए रेगुलेटर जीन जो होता है वो एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, और रिप्रेसर प्रोटीन जिस रचना से जाकर जुड़ता है और उसके फंक्शन को निष्क्रिय कर देता है, और वो है ऑपरेटर से। याद रखना रेगुलेटर जीन के द्वारा बनाया जाने वाला जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो हमेशा ऑपरेटर से जाकर जुड़ता है। एक्सोन और इंट्रोन का तो अपने कहीं लैकोपेरोन के अंदर कोई जिक्र ही नहीं करते हैं, तो हमेशा लैकोपेरोन का जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो किससे जुड़ता है? ऑपरेटर से जाकर जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर 8, अमीनो एसिड टीआरएनए से कहां जुड़ते हैं? आप इतना तो आप सब जानते होंगे, आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा क्लोवर लीफ मॉडल जो रॉबर्ट होले ने दिया था, और ये उसका 5 प्राइम एंड होता है और ये 3 प्राइम एंड होता है, और यहाँ पर आकर और अमीनो एसिड जुड़ता है। हमेशा टीआरएनए की ये जो 3 प्राइम एंड होता है वहाँ पर अमीनो एसिड जाकर जुड़ता है, इसीलिए तो इस 3 प्राइम एंड को क्या कहते हैं? अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। तो जरा देखते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए से कहाँ जुड़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर अमीनो एसिड टीआरएनए से, ये मैंने टीआरएनए बनाया है राइट। अमीनो एसिड टीआरएनए से 3 प्राइम एंड के ऊपर आकर जुड़ते हैं, और ये जो 3 प्राइम एंड होता है इसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, अमीनो एसिड संलग्न स्थल। तो कहाँ पर ये देखें अमीनो एसिड टीआरएनए से कहाँ जुड़ता है? तो 3' सिरे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स निम्न में से किसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? मतलब बड़ा सिंपल सा पूछ रहा है वो क्वेश्चन कि जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, कोई भी एक डीएनए स्ट्रैंड होता है, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स निम्न में से किस रचना के द्वारा जुड़ते हैं? मतलब वो पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि 2 डीएनए की चेन किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो आप हाइड्रोजन बंध लिखते हैं। वो ये पूछ रहा है कि किसी एक डीएनए के स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है तो इसमें ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो इतना तो सबने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंधों के द्वारा क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। है ऑप्शन के अंदर ये रहा कि डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स किस रचना के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? तो वो हमेशा फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है बी। ठीक है, सो आज हमने पार्ट 5 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का देखा यहाँ पर एमसीक्यू का, तो उसके अंदर हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके आने वाले नीट एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स अ लॉट।